शशांक सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। मैं एक मामूली वकील हूं। मुझे नहीं लगता है मुझे इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए। सेजल ने पूरी हिम्मत जुटाकर शशांक से ये बात कही। वो उसे बताना चाहती थी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। बहुत सोचने के बाद सेजल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के जाल में उसका रोल इतना अहम क्यों था। वकील साहिबा, शशांक ने तुरंत सेजल की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगा, अगर सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता क्यों। उसके शब्द सुनकर सेजल बहुत हैरान हो गई। इसके बाद शशांक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हालांकि जो बात मुझे पता है वो ये है कि जल्द ही मेरी वाइफ कपूर इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बर्बाद करने वाली है और वो जल्द ही आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी। मुझे उम्मीद है तब तक आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। और आपको तो मेरी वाइफ के बारे में अच्छी तरह पता ही है, बल्कि अब तो मैं भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है तो फिर आपको हमारी साइड ही खड़े रहना चाहिए। ऐसा कहने के बाद शशांक अपनी जगह से उठा और उसने वो ब्राउन कलर का लिफाफा अपनी सेक्रेटरी रूपाली को दे दिया, जो वहां उसके बगल में खड़ी हुई थी। इसके बाद वो कहने लगा, तुम अच्छी तरह इस बारे में सोच लो और उसके बाद मुझे जवाब दो। मगर ये बात अपने दिमाग में जरूर रखना कि मेरी वाइफ इस लंबे चलने वाले गेम में जीतने ही वाली है। ऐसा कहने के बाद शशांक अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां से चला गया। सिमरन ने अभी तक उसे अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से उसे पता था कि वो कहीं ना कहीं इस लॉयर को इस लड़ाई में शामिल करने वाली है। ये बात उसके उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी कि किस तरह सिमरन को इन मामलों में अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं था और किस तरह वो लोगों का इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई लड़ा करती थी और खुद पीछे हटकर भीड़ का हिस्सा बनकर उस लड़ाई की आंखों देखे हाल का मजा लेती थी। इसके बाद वो एक कोने में अपनी कॉफी लेकर बैठ जाती थी और अपने दुश्मनों को बिना सर के मुर्गियों की तरह इधर उधर भागते हुए देखती थी, जिन्हें ये बात भी नहीं पता थी कि उन्हें मार कौन रहा है। वहीं दूसरी तरफ शशांक को ये तरीका थोड़ा स्लो लगता था। शशांक को ये बात अच्छी तरह पता थी कि लोगों को आपस में लड़ते हुए देखना कितना सेटिस्फाइंग होता है, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो अनजाने में ही सिमरन के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। सिमरन का सिंघानिया परिवार को बर्बाद करने का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। सिमरन के लिए उस परिवार को चूर चूर होकर जमीन पर गिरते हुए देखना उसके दिल को बड़ी तसल्ली पहुंचाने वाला लगता था। और इसके ऊपर से सिमरन को इस बात का यकीन भी था कि रिद्धिमा और उसकी माँ इस दौरान उसके खिलाफ कोई भी चाल चलने में सक्षम नहीं होने वाले थे, बल्कि वो लोग तो अपने घर पर छुप रहे होंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके आगे और साजिश ना चल रही हो। और अब जबकि सिंघानिया परिवार अतीत का हिस्सा बन चुका था, सिमरन ने डिसाइड किया कि वो अगले इम्पोर्टेंट इवेंट पर फोकस करेगी, जो कि उसके नए हेड ऑफिस की ऑफिशियल ओपनिंग थी। और ये ऑफिस 30 जुलाई सैटरडे को खुलने वाला था। 15 जुलाई फ्राइडे, आज का दिन भी सिमरन के लिए किसी और दिन की तरह ही था। उसके काफी सारे डायरेक्टर, जिन पर उसे बहुत ज्यादा यकीन था, वो लोग यूरोप से फ्लाइट लेकर अपने नए हेडक्वार्टर्स के बोर्ड रूम में उसके साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे। अपने अगली मूव की तैयारी के लिए गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपने नए स्टाफ को हायर करने का प्लान बना रहा था और उन्होंने सोचा था कि वो अपने सीनियर स्टाफ को यूरोप से बुलाकर अपने नए स्टाफ को ट्रेन करवाएंगे। ये कदम गिल ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने वाला था, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग उदयपुर में भी अपनी छाप छोड़ने वाले थे। जैसे ही नए मॉल का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि हमें इस मॉल की और भी ब्रांच को जाकर देखना चाहिए और हमें इन दोनों ब्रांचेस की रीब्रांडिंग पर काम भी करना चाहिए, सिमरन की कंपनी के एक डायरेक्टर ने कहा। गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था और वो लोग कई सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे, जैसे कि एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स, इंश्योरेंस और रिटेल। उनके पास 10 से भी ज्यादा सब्सिडरीज थी, जिनके अपने खुद के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इस वजह से सिमरन का हर एक कंपनी को मैनेज करना बेहद आसान हो गया था और इसी वजह से कंग्लोमेरेट के रूप में वो लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ी होती जा रही थी, सिमरन ने इस बात की श्योरिटी ली कि अब वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ रेगुलर मीटिंग करेगी, ताकि हर सब्सिडरी में सब कुछ ठीक तरह से मैनेज हो सके। अच्छा सजेशन है, सिमरन ने हाँ में सिर हिलाते हुए शिफाली को इशारा करते हुए उन चीजों को नोट करने के लिए कहा जिन पर उसे बाद में नजर डालनी थी। इसके बाद सिमरन ने लगभग एक 30 साल की औरत की तरफ देखा,
जिसके छोटे क्रॉप किए हुए बाल थे। इसके बाद सिमरन उससे पूछने लगी, आने वाली ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी कैसी चल रही है? क्या तुमने सारी प्रिपरेशंस कर ली है? यस मैम, उस औरत ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ। हालांकि सिमरन जब तक अपनी बात खत्म कर पाती, बोर्ड रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया और वहां पर दिलीप एक फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा हुआ था। उसने सिमरन को देखकर झुककर दरवाजे पे ही खड़े होकर सलाम किया और इसके बाद धीरे से उसके पास चलकर आया। मैडम, सर ने मुझसे आपको ठीक 3 बजे ये देने के लिए कहा था। दिलीप के ऐसा कहने के बाद एक मधुर धुन बजने लगी। वो म्यूजिक स्पीकर्स के थ्रू बज रहा था और उसमें एक पियानो प्ले हो रहा था। जो भी डायरेक्टर वहां पर बैठे हुए थे वो ये बात सोचकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। सिमरन ने दिलीप से वो फूल एक्सेप्ट कर लिए और इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। उसे अपने हस्बैंड की इस तरह के सरप्राइज की आदत हो चुकी थी। हालांकि सिमरन ने सोचा कि ये सब करने के लिए कोई अच्छा टाइम था, क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा बिजी थी। इसके बाद उसने दिलीप से कहा, थैंक यू। मैडम देखिए, एक डायरेक्टर ने तुरंत ऐसा कहते हुए बोर्ड रूम के फ्लोर से सीलिंग तक के ग्लास पैनल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। बाहर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, अगर आप पावरफुल और सक्सेसफुल होते हैं तो आपको कहीं ज्यादा फायदा पहुंचता है। वहीं अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो ये फायदा आप तक नहीं पहुंच सकता है। कभी कभी आपको ये सब खुद करना पड़ता है, मगर यही चीज और बेहतर हो जाती है जब आप ये किसी और इंसान के साथ करते हैं। आखिर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? बोर्ड रूम में फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि कुछ आदमी वहां पर तुरंत हंसने लगे। सिमरन ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर गर्मी बढ़ती जा रही है। जो सीरियस एक्सप्रेशन वो इतनी देर से अपने चेहरे पर मेंटेन कर रही थी, वो गुस्से के एक्सप्रेशन से बदल चुका था। इसी के साथ उसके चेहरे पर एम्बेरसमेंट और खुशी, इस बात को लेकर शोर तक नहीं थी। ऑफ कोर्स सिमरन के दिमाग में ऑलरेडी इन सब बातों के लिए जवाब था और ये जवाब बहुत ही बुरा था। आखिर उसका हस्बैंड उसे इस तरह सबके सामने एम्बेरस कैसे कर सकता था? ये सब तभी तक था जब तक दूसरा बैनर रोल होकर नीचे नहीं आया जिस पर उस पहेली का जवाब लिखा था, ईमेल। सिमरन इस समय खुद को फोरहेड पर थप्पड़ मारना चाहती थी। जैसे ही उसने पहेली का जवाब देखा, ईमेल ईमेल, आखिर उसे ये बात सूझी क्यों नहीं? सिमरन ने सबको इग्नोर किया और इसके बाद अपनी ईमेल की लिस्ट को बहुत ही गुस्से के साथ छानने लगी। हर आदमी के पास एक होता है, किसी के पास लंबा तो किसी के पास छोटा। पोप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते और जब एक आदमी की शादी हो जाती है तो वो इसे अपनी वाइफ को देता है। सिमरन ने तुरंत अपनी एक आईब्रो उठाते हुए मन ही मन जवाब देते हुए कहा, उसका सरनेम? इसके बाद एक दूसरा ईमेल आया और सिमरन ने उसे तुरंत खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, मैं तुमसे छत पर मिलूंगा। मुझे लगता है हमें ये मीटिंग कल वापस से कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सिमरन अपनी सीट से उठ गई और बोर्ड रूम से बाहर जाने लगी। इस समय वो अपने चेहरे पर जितना कठोर एक्सप्रेशन दिखा सकती थी उसने दिखाया। अय्या, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, पूरी तरह स्पीचलेस। मैडम कितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि उनके चेहरे पर स्माइल ना आए। क्या तुमने उनके चेहरे पर वो ब्लश देखा? एक डायरेक्टर ने कहा जैसे ही उसने सिमरन को कमरे के बाहर निकलते हुए देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैम ब्लश भी करती हैं। दूसरे मिडिल एज के डायरेक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगा, ये तो मेरे लिए आई ओपनर की तरह था। अभी तक हमें ये बात नहीं पता है कि मैडम के हस्बैंड कौन है। मैं सोच रहा हूँ कि वो किस तरह के आदमी होंगे जिनकी वजह से हमारी मैडम इस तरह एक्ट कर रही है। ऐसा सुनते ही सारे डायरेक्टर्स जोर का ठहाका मारकर हंसने लगे और उस बोर्ड रूम में एक अलग ही खुशी वाले मूड का माहौल हो गया। अब क्योंकि सिमरन का ऑफिस उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था तो उसे रूफ टॉप पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और क्योंकि वहां तक लिफ्ट नहीं जा सकती थी इसीलिए सिमरन वहां पर सीढ़ियों से होती हुई पहुंच गई। जैसे ही उसने रूफ टॉप का दरवाजा खोला, जो पहली चीज उसे दिखाई दी वो थी शशांक की पीठ। शशांक वहां पर अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखकर खड़ा हुआ था और अपने सामने के नजारे को देख रहा था। शशांक को इस तरह खड़े हुए देखकर वो सोचने लगी कि आखिर ये आदमी इस समय ऐसा भी क्या सोच रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हारे बारे में पहले पता लगाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि मिस्टर शशांक वर्मा कोई छोटा मोटा आदमी है,
लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। सिमरन ये नोट करते हुए उसकी तरफ चलकर जाने लगी। जब बात मेरी फीलिंग्स की आती है तो कुछ भी छोटा नहीं रह जाता है। शशांक ने जवाब देते हुए पलटकर सिमरन की तरफ देखा। इस समय उसके चेहरे पर एक हैंडसम सी स्माइल थी। लेकिन ओकेजन क्या है? सिमरन ने पूछा। इसके बाद वो कहने लगी, मेरा बर्थडे तो अगले साल है, और फिर ये सब तामझाम किस लिए है? हाँ, आज हमारी कोर्टशिप को 30 दिन हो चुके हैं, शशांक ने कहा। तो क्या ये एक मंथ हिस्ट्री है? सिमरन ने हंसते हुए पूछा। हमारी शादी की मंथ हिस्ट्री अगले हफ्ते है। इतनी एक्साइटेड मत हो। ऐसा कहते हुए शशांक सिमरन की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद उसने आगे बढ़कर सिमरन का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, मैं इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि तुमने 30 दिनों के अंदर ही मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे पाना इतना आसान है? ऐसा कहते हुए सिमरन ने अपनी एक आईब्रो उठा ली। आखिर कोई कोर्टशिप की मंथ हिस्ट्री कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? कभी कभी सिमरन को ये सोचकर हैरानी होती थी कि आखिर शशांक का दिमाग किस तरह काम करता है। तुम मेरी शब्दों को तोड़ने मरोड़ने में इतने माहिर कैसे हो? सिमरन की उठी हुई आईब्रोज देखकर शशांक को हंसी आ गई और उसने अपना सर नीचे करते हुए बड़े प्यार से सिमरन के लिप्स पर किस किया। छोटी सी पागल औरत, ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा और आगे कहने लगा, भला मैं वो दिन कैसे सेलिब्रेट नहीं करता जब तुम मेरे हाथों में गिर गई थी, लिटरली। इसके बाद सिमरन को वो दिन याद आ गया जब उन लोगों की कोर्टशिप का शुरुआती दौर था और शशांक उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था जब उसने सिमरन को लिली के फूल दिए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब उस बारे में सोचकर उसे हंसी आ रही थी और वो मन ही मन कहने लगी, शशांक भी ना, बिल्कुल। चलो यहाँ से चले, शशांक ने पूछा। कहाँ? सिमरन ने जवाब में सवाल किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ऐसा कहते हुए उसने सिमरन को एक आंख मारी और उसे एक ऐसी जगह ले जाने लगा जहां पर एक 8 सीटर हेलीकॉप्टर पार्क किया गया था। ये क्या है? इसे कौन उड़ाने वाला है? सिमरन चलते चलते रुक गई और शशांक से पूछने लगी, क्योंकि वहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इसके बाद उसने शशांक की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगी, क्या अभी हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगा? मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, शशांक ने तुरंत कहा। ऐसा सुनते ही सिमरन की आंखें बड़ी हो गई और वो शशांक के साथ हेलीकॉप्टर तक चलकर जाने लगी। पता नहीं किस वजह से उसे लग रहा था कि आज उसने पैंट सूट पहनने का जो डिसीजन लिया था वो उसके उस दिन का बेस्ट डिसीजन था। शशांक ने बड़े ध्यान से सिमरन को बेल्ट लगाई और इसके बाद हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड बहुत ही स्किलफुली स्टार्ट करने लगा। कुछ सेकंड में ही हेलीकॉप्टर हवा में था। सिमरन अपने हस्बैंड की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, ये आदमी कितना टैलेंटेड है। और इसके बाद वो बाहर देखकर नजारा एंजॉय करने लगी। उसे यकीन था कि वो उसे एक ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां पर बीच है। उसके दिमाग में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो लोग जा रहे थे वहां पर बीच ही था। कुछ मिनटों के बाद शशांक ने धीरे से हेलीकॉप्टर नीचे एक आइलैंड पर उतार दिया। शशांक उससे पहले बाहर निकला और उसने सिमरन को हाथ देकर उसे बाहर निकालने के लिए हेल्प की। सिमरन ने उसके एक जेंटलमैन बनने की इच्छा को समझा और तुरंत अपना हाथ बड़े ही सलीके से उसके हाथ पर रख दिया। आखिरकार उसने इस सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हालांकि उसे सरप्राइज करते हुए शशांक ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। तुम्हें पता है ना, मैं चल सकती हूँ, ऐसा कहते हुए सिमरन ने अपनी बाहों का हार शशांक के गले में डाल दिया। नहीं, अपने स्टेलेटोस के साथ तो नहीं, वो इस सैंड में धंस जाएंगी, शशांक ने समझाते हुए कहा। ओह, ये आइलैंड तो बहुत खाली खाली लगता है, क्या ये तुम्हारा प्राइवेट आइलैंड है? ऐसा पूछते हुए सिमरन खिलखिलाकर हंस दी और इसके बाद उसने अपना सर शशांक के कंधे पर रख दिया। ये सारा पैसा जो मैं कमा रहा हूँ खुद तुम्हारे लिए ही तो है। क्या ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं होगी अगर मैं उसे तुम पर ही खर्च ना करूँ तो? शशांक ने जवाब दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर पैसे की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में तुमने कई बार मेरा वर्क डिस्टर्ब किया है। मुझे लगता है तुम्हें मुझे यहाँ पर आकर अकम्पनी करने के लिए कंपनसेट करना चाहिए और ना कि और पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। सिमरन का ये जवाब सुनकर शशांक हंसने लगा। प्रॉफिटियर, शशांक ने धीरे से कहा। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, सिमरन ने जवाब दिया। इसके बाद वो कहने लगी, वो बात ये है कि ठीक है, तो तुम्हें मेरे कीमती टाइम के बदले में क्या चाहिए? पैसा?
ऐसा पूछते हुए उसने सिमरन को धीरे से एक ब्लैंकेट पर रखा जो कि बीच पर एक जगह पर बिछा हुआ था। उस पिकनिक ब्लैंकेट पर कुछ पिकनिक बास्केट रखे हुए थे जिनमें कई तरह के खाने, ब्रेड और वाइन रखे हुए थे और ये सभी चीजें बड़े ही सलीके से अरेंज करके अंदर रखी गई थी। इसके अलावा वहां पर कटे हुए फलों के कुछ बॉक्सेस भी थे जिन्हें ब्लैंकेट पर रखा गया था, जबकि सिमरन अपनी आंखों से अपने सामने रखे हुए पिकनिक के सामान का सर्वे कर रही थी। शशांक ने अपने शूज उतारकर और अपने सिनोज को घुटने तक फोल्ड करके खुद को कंफर्टेबल कर लिया। इसके अलावा उसने अपना सूट जैकेट भी निकाल दिया और उसे धीरे से ब्लैंकेट पर रख दिया और फिर उसने अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए ऊपर चढ़ा ली और अपनी शर्ट के पहले 2 बटन भी खोल दिए। तो तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर क्या चाहिए? शशांक ने एक बार फिर सिमरन के बगल में लेटते हुए पूछा। इस समय उसकी कोहनी जमीन पर टच कर रही थी और उसकी हथेली से उसके सर को सपोर्ट मिल रहा था और वो बड़े ही प्यार के साथ सिमरन को एक टक देख रहा था। जैसे ही शशांक उसके बगल में लेटा, जो पहली चीज सिमरन ने उसके बारे में नोटिस की थी वो थी उसकी एक्सपोज टैन की हुई चेस्ट। इस वजह से वो बहुत ज्यादा कैजुअल और हॉट दिखाई दे रहा था। ऐसा करते हुए सिमरन को ये बात रियलाइज ही नहीं हुई कि वो उसे घूर कर देख रही है। तुम मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो? शशांक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उससे पूछा। इसके बाद वो कहने लगी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी के साथ कंपनसेट करूं? सिमरन ने तुरंत अपनी आंखें घुमाते हुए शशांक की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारी बॉडी किसे चाहिए? हाँ, मुझे तो पैसा चाहिए।